घटवा नामक एक गांव में कन्हैया नाम का एक आदमी अपनी ठेले पर आलू पूरी बनाकर बेचा करता था। जो कोई भी उसके ठेले की आलू पूरी खाता तो बस अपनी उंगलियां ही चाटता रह जाता। उसका आलू का स्वाद था ही इतना बढ़िया कि हर कोई उससे आलू पूरी खाना पसंद करता था। और तो और आलू पूरी खाने के साथ साथ लोग उससे आलू पूरी पैक कराकर भी घर ले जाते थे। कन्हैया ने अपने आलू पूरी के दाम भी काफी कम रखे थे, जिसकी वजह से लोगों की उसके ठेले पर भीड़ लगी रहती थी। एक दिन कन्हैया सड़क के किनारे अपना आलू पूरी का ठेला लगाकर लोगों को आलू पूरी बनाकर खिला रहा था। वाह, क्या स्वाद है आलू पूरी में। अरे कन्हैया, एक प्लेट और आलू पूरी तो देना। कन्हैया उस आदमी को एक प्लेट और आलू पूरी देता है। ये आलू पूरी का स्वाद तो इतना बढ़िया है कि बस मन करता है कि खाते जाओ। अरे कन्हैया, अपनी आलू पूरी में तुम ऐसा क्या मिलाते हो कि मन ही नहीं भरता। कन्हैया बड़े प्यार से हंसते हुए उस आदमी को जवाब देता है। अरे साहब, ये तो आप लोगों का बड़पन है और आशीर्वाद है जो मेरी बनी आलू पूरी का स्वाद और भी दुगना कर देता है। इसी तरह कन्हैया के ठेले पर लोग आते और उसके हाथ की बनी आलू पूरी खाते। इसी तरह कन्हैया के शाम तक सारी की सारी आलू पूरी बिक जाती। कन्हैया अपने आलू पूरी में ताजे आलू, टमाटर, बढ़िया तेल और अपने हाथ के एकदम ताजे कूटे मसाले डालता था, जिसके वजह से उसकी आलू पूरी का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता था। कन्हैया गरीब जरूर था, पर था बड़ा ईमानदार। एक दिन की बात है, कन्हैया अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपने दोस्त के शादी में जा रहा था। तभी कुछ देर के बाद उसकी पत्नी और बेटे को बड़े जोरों से भूख लगती है। सुनो जी, बड़े जोरों की भूख लगी है, कुछ खिला दो न। आपके दोस्त के यहाँ जाते जाते तो रात हो जाएगी। तभी कन्हैया को एक आलू पूरी का ठेला दिखाई देता है, जिस पर लोगों की काफी भीड़ लगी हुई थी। वो देखो, आलू पूरी, तुम्हें भूख लगी है न? मैं तुम्हें अभी आलू पूरी खिलाता हूँ। फिर कन्हैया, उसकी पत्नी और बेटा ठेले पर जाकर आलू पूरी खाने लगते हैं। और कन्हैया भी जैसे ही आलू पूरी खाता है, ये आलू पूरी का स्वाद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसे कोई आलू पूरी बनाता है? ना तो इसमें तेल है और ना ही मसाले, और टमाटर का तो कहीं कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं लोग कैसे ऐसी आलू पूरी खा सकते हैं। और तो और लोगों की भीड़ तो देखो कितनी लगी हुई है। कैसे लोग पागलों की तरह आलू पूरी खा रहे हैं। हाँ, सही कहा तुमने। देखो तो लोग पागलों के तरह कैसे आलू पूरी खा रहे हैं, जैसे कि इन्होंने आज से पहले कभी आलू पूरी खाई ना हो। ना बाबा, ना मैं तो नहीं खा सकती इतनी गंदी आलू पूरी। हाँ पापा, ये आलू पूरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप जो आलू पूरी बनाते हो हमें तो वही अच्छी लगती है, मुझे नहीं खानी है आलू पूरी। फिर कन्हैया और उसकी पत्नी और बेटे से वो आलू पूरी खाई नहीं जाती और वो उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। कन्हैया आलू पूरी वाले को पैसे देने चला जाता है। अरे भैया, एक प्लेट आलू पूरी के कितने पैसे हुए? 30 रुपए प्लेट। क्या 30 रुपए प्लेट? कन्हैया प्लेट के 30 रुपए सुनकर हैरान रह जाता है। ऐसी बेकार सी आलू पूरी के दाम 30 रुपए है। फिर भी आलू पूरी खाने के लिए लोगों की कितनी भीड़ लगी हुई है। ना चाहते हुए भी कन्हैया ठेले वाले को आलू पूरी के पैसे दे देता है। तभी कन्हैया के पत्नी कन्हैया से कहती है, सुनो जी, आप इतनी बड़ी आलू पूरी बनाकर बेचते हो, वो भी इतने कम दाम में, जबकि इस ठेले वाली के आलू पूरी के हिसाब से तो हमारी आलू पूरी के दाम काफी ज्यादा होने चाहिए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर कन्हैया भी अपने आलू पूरी के दाम बढ़ाने के सोच लेता है। और अगले दिन जैसे ही कन्हैया अपनी दोस्त की शादी में से अपने घर आता है, वो आलू पूरी बनाकर ठेले पर रखकर बेचने लगता है। अब वो अपनी आलू पूरी के दाम 15 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए रख देता है। तभी उसके ठेले पर एक आदमी उसकी बनी आलू पूरी खाने आता है। अरे कन्हैया, कहाँ चले गए थे? एक दिन तुम्हारे हाथ की बनी आलू पूरी नहीं खाई तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे कब से कुछ खाया ही नहीं। अभी देता हूँ साहब। वो आदमी खा लेता है तो पैसे देने लगता है। तभी उसकी नजर ठेले पर लगे बोर्ड पर पड़ती है। ये क्या कन्हैया, तुमने अपनी आलू पूरी के दाम बढ़ा दिए। क्या करे साहब, अब महंगाई भी इतनी बढ़ गई है कि इतने कम दाम में गुजरा नहीं होता। कन्हैया अपनी आलू पूरी के दाम बढ़ा देता है
पर फिर भी उसके ठेले पर उसकी आलू पूरी खाने वाले लोगों की भीड़ कम नहीं होती। अब तो कन्हैया की पहले से दुगनी कमाई होने लगी थी। ये देखकर वो बड़ा खुश होता है। ऐसे तो मैं बड़ी जल्दी अमीर हो जाऊंगा। ज्यादा पैसे देकर अब तो कन्हैया के मन में और लालच आ जाता है और आज वो अपनी आलू पूरी में थोड़ी थोड़ी सारी चीजें कम कम डालने लगता है। यहाँ तक कि वो आलू की मात्रा भी थोड़ी कम कर देता है और आलू पूरी बनाकर ठेले पर बेचने लगता है। तब ही एक आदमी उसके ठेले पर आलू पूरी खाने आता है। क्या बात है कन्हैया, आज तुम्हारी आलू पूरी कुछ अलग अलग से लग रही है। अरे कुछ नहीं साहब, ये आपका वहम है। और कुछ नहीं, आलू पूरी भी वही है और बनाने वाला भी वही है। ये कहते कहते कन्हैया हंसते हुए उस आदमी की बात काट देता है। अगले दिन छुट्टी का दिन था। ज्यादातर लोग छुट्टी वाले दिन कन्हैया के हाथ के बनी आलू पूरी खाने जरूर आते थे। कन्हैया भी अपने ठेले पर आलू पूरी बनाकर बेच रहा था। तभी उसके ठेले पर कुछ लोग अपने परिवार के साथ आलू पूरी खाने आते हैं। एक परिवार जैसे ही उसकी बनी आलू पूरी खाता है। कन्हैया, ये क्या? आज तुमने ये कैसी आलू पूरी बनाई है? इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। तभी एक दूसरा परिवार भी कहता है। हाँ भाई कन्हैया, अब तुम्हारी आलू पूरी का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा है और तुमने आलू पूरी के दाम भी पहले से ज्यादा बढ़ा दिए हैं। कन्हैया हंसते हुए कहता है। वो अब साहब बाजार में साग सब्जियां ही ऐसी आ रही है कि बस अब क्या बताऊं मैं आपको। फिर वो सभी लोग कन्हैया की आलू पूरी छोड़ सामने लगे ठेले पर पकौड़े खाने चले जाते हैं। ये देखकर भी कन्हैया को अकल नहीं आती और वो ऐसे ही रोज अपने आलू में सामान और मसाले कम करने लगा था और दाम तो उसने पहले से और ज्यादा बढ़ा दिए थे। ज्यादा कमाई होने की वजह से उसका लालच बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से अब तो कन्हैया के पास एक बड़ा घर था। वो अपने बेटे को एक बड़े स्कूल में पढ़ा भी रहा था। अब उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। लालच बढ़ने के साथ साथ कन्हैया के सारे ग्राहक काम होने लगे थे। क्या बात है, आज कोई आलू पूरी खाने नहीं आ रहा। तभी कन्हैया ने देखा कि जो लोग उसकी बनी आलू पूरी खाते थे वो आज किसी और की ठेले पर पकौड़े खा रहे हैं। अरे ये क्या, ये सभी लोग तो मेरी बनी आलू पूरी छोड़कर पकौड़े खा रहे हैं। तभी एक आदमी कन्हैया के सामने से कहता हुआ चला जा रहा था। वाह भाई वाह, मजा आ गया पकौड़े खाकर। ऐसे पकौड़े तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए। धीरे धीरे करके कन्हैया के सारे ग्राहक सामने लगे ठेले पर पकौड़े खाने लगे थे, जिसकी वजह से कन्हैया की कमाई बंद हो गई थी। उस ठेले वाले के पकौड़े का स्वाद था ही इतना बढ़िया कि सभी ने आलू पूरी छोड़कर पकौड़े खाने शुरू कर दिए थे। कन्हैया अपने ज्यादा लालच की वजह से अपना ही नुकसान कर बैठता है और अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है और रोने लगता है। आज मेरे लालच की वजह से मेरे सारे ग्राहक चले गए। ज्यादा पैसे की लालच में मैं जो भी कमा रहा था वो भी मेरे हाथ से चला गया। बहुत समय पहले की बात है। कासगंज नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़ारा रहता था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। सुरेश के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। सुरेश सेठ लालचंद के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ लालचंद सुरेश को पैसे देता था, जिससे सुरेश और उसके परिवार का जीवन व्यापन होता था। सुमन, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गया है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, पर रोहित और चिंकी 2 दिन से कह रहे हैं कि उनकी स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मांग रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। आजी, कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं उससे मुश्किल से तो घर चल पाता है, तो मैं उतनी सी तनख्वाह में बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी, मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ लालचंद जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ।
इतना कहकर सुरेश काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब यह सेठ लालचंद कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है, और अगली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी। एक तो दुगुना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरे भी अगली बार सेठ लालचंद ने पगार काट लिए थे। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इस लालचंद ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली। हे भगवान, बस सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दें। बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसे ही सभी लकड़हारे काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद वे सेठ लालचंद के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है और बच्चों की फीस भी भरनी है। अरे, मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ। कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सभी लकड़हारे उदास होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। आज ही क्या हुआ? इस बार कितना पगार मिला है? सुमन, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं सुमन, यह सेठ जी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं है। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ लालचंद सबको पगार देता है। अरे हरिया, ये ले अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, यह तो बस 2000 है। मैंने तो इस महीने 3000 तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। यह पैसे उसी आराम के काटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम के महीने में 3000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया और 1 घंटे आराम। देख हरिया, मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा। यह 2000 रख अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे हरिया के पास उन पैसे को लेने की सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। सुरेश, यह लो तुम्हारे 2500 रुपए। पर सेठ जी, इतने क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं ली और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी, जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी, बात तो 3000 की हुई थी ना। अब इतने में कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी, इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। इतने ही मिलेंगे। तुझे यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे सुरेश के पास उन पैसे को लेने की सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, यह सेठ लालचंद एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी ना किसी दिन इसे जरूर हाई लगेगी। नहीं हरिया, ऐसे नहीं कहते। वह हमारे नंदता है। आखिर उन्हीं के वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं? बस यही इतने, इसमें घर खर्च कैसे चलाए? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। कर भी क्या सकते हैं हरिया? हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम भी कहाँ आता है? और कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ है? अब जो भी हो, हमारा तो बस यह सेठ लालचंद ही सहारा है। कुछ देर बातें करने के बाद अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी आ गए आप। कितनी पगार मिला है? सुमन, इस बार सेठ जी ने बस 2500 ही दिए हैं।
बस 2500, इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 1000 निकल जाएंगे, फिर 1500 में क्या क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूँ सुमन, अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। अजी, आप क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए आपसे। नहीं सुमन, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा यह लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के बाद में कहीं और भी काम ढूंढ लूँ। सेठ जी के यहाँ से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूँगा, इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहाँ पर काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊँगा। इतना कहकर सुरेश काम पर निकल जाता है और जैसा कि सुरेश ने कहा था, वह लालचंद के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। सुरेश पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह सुरेश को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर सुरेश वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि अचानक बहुत सारे भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। यह देखकर रामू बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है और वह गुफा में जाकर छुप जाता है। जब भैंसों का झुंड वहां से निकल जाता है, तब सुरेश की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया मैं, वरना आज तो मैं इन भैंसों के पैरों तलों तो कुचला ही जाता। पर यह मैं कहाँ आ गया? सुरेश यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक टोकरी पर जाती है। सुरेश उस टोकरी के पास जाता। यह कैसी गुफा है? यह कैसी टोकरी यहाँ पड़ी है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। सुरेश जैसे ही उस टोकरी को हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज आती है। रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। यह आवाज सुनकर सुरेश एकदम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक जिन प्रकट हो जाता है और वह सुरेश से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, आप जो भी है, कुछ भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था और उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया और फिर मेरी नजर इस टोकरी पर गई। माफ कीजिए, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है तो यह टोकरी किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। सुरेश, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर एक बार भी जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूँ। पर आप है कौन और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए, कौन है? मैं एक जिन हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छुआ है तो यह टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे यह टोकरी नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रहा था। डरो मत सुरेश, तुम यह टोकरी ले जाओ। यह कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि यह जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या यह वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाई करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वह सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ रामू, यह वही जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो, पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे, वह चीज ही तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज इस टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझ कर बिना लालच किए इस टोकरी में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। सुरेश टोकरी को लेकर घर आ जाता है। सुमन, यह देखो, यह मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस यह एक टोकरी? सबसे पहले यह बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? अरे सुमन, मेरी पूरी बात तो सुनो। यह कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, बल्कि यह एक जादुई टोकरी है। सुमन को वह सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि इस टोकरी में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। हाँ सुमन, हमें सोच समझ कर ही
इसमें कोई चीज डालनी होगी। रामू थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ियों पर जाता है जो एक बार उसने सुमन को रखने को दी थी। सुमन, तुम्हें याद है, एक बार मैं जंगलों में लकड़ियां काटने गया था तो मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी और वह मैंने तुम्हें लाकर दे दी थी। तो तुम उस लकड़ी को ले आओ। हम उस चंदन की लकड़ी को ही इसमें डालेंगे और उस लकड़ी से अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। सुमन चंदन की लकड़ी को ले आती है और उसे टोकरी में डाल देती है। वह जैसे ही चंदन की लकड़ी उस टोकरी में डालते हैं, उसमें कई सारी लकड़ियां आ जाती है। अरे वाह, यह तो चमत्कार ही हो गया। यह देखिए कितनी सारी चंदन की लकड़ियां हो गई। अगर आप इसको बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ राधा, मैं कल सुबह बाजार जाकर इनको बेच आऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने मोनू और के स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन सुरेश लाल चंद सेठ के यहाँ काम पर ना जाकर चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पर सुरेश चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेचा, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी रामू से चंदन की लकड़ियां खरीदी। लकड़ियों को बेचकर रामू को काफी अच्छे पैसे मिले। पैसों को लेकर सुरेश घर आ जाता है। यह देखो सुमन, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, इससे तुम कल मोनू के स्कूल के फीस भर देना। अच्छा, तो मैं काम पर जाता हूँ। अजी, आपके पास तो अब यह जादुई टोकरी है, तो अब आपको उस सेठ लालचंद के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? हाँ सुमन, मैं सेठ लालचंद जी के यहाँ काम पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वहाँ पर जो काम कर रहे बाकी के लकड़हारे हैं उन्हें यह खुशी की खबर देने जा रहा हूँ, क्योंकि सेठ लालचंद जी से मेरे साथ साथ वह लकड़े भी बहुत परेशान थे। इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उन सब का भला करूँ। वह सभी बहुत ईमानदार लकड़हारे हैं, वह सभी बहुत मेहनत से काम करते हैं, मगर लालचंद ने कभी भी उनको उनकी मेहनत के सही पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं उनको अपने इस काम में शामिल कर लूँ। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे।